तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस के बारे में देख रहे थे, इनके निर्माण की अभिक्रियाओं के बारे में हम देख रहे थे। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अभिक्रियाओं के बारे में बात की, साथ ही साथ हमने विशिष्ट अभिक्रियाएं पढ़ी जिसमें केवल एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा था। एल्डिहाइड निर्माण की अभिक्रियाओं में विशिष्ट अभिक्रिया में पहली जो थी वो रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया थी। और रोजन-मुंड अपचयन में मैंने आपको बताया था कि एसिल एसिटिल या बेंजोइल क्लोराइड आप लेंगे, उसकी अभिक्रिया आप कराएंगे पैलेडियम के साथ, उसको गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट उसमें विष उत्प्रेरक होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने जो दूसरी अभिक्रिया पढ़ी थी वो थी स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी तरह का साइनाइड ले सकते हैं, कोई सा भी एल्किल साइनाइड आप ले सकते हैं। एल्किल साइनाइड आपने लिया, जैसे कि मान लीजिए CH3CN, कितना ही बड़ा एल्किल समूह आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले जब एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर रहे थे तो वहाँ पर जब आपने एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल लिया था, उसकी रिएक्शन आपने ग्रीनियर अभिकर्मक से कराई थी, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक से नहीं करा रहे हैं। स्टीफेन अभिक्रिया जो है ये भी एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है और इसमें हम अपचयन कराते हैं या तो डिबाल H द्वारा या फिर SnCl2 प्लस HCl द्वारा। डिबाल H के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिबाल H का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम इसे कहते हैं। और यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आइसोब्यूटिल क्या होगा, जैसे कि आइसोब्यूटेन तो आपका ये समूह है आपका आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटिल की बात करें तो इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये समूह है आइसोब्यूटिल। हमें क्या लेना है, डाई आइसोब्यूटिल, यानी कि ऐसे दो होंगे, वो जुड़े हुए होंगे एल्यूमिनियम से और एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ होगा हाइड्राइड, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो मैं इसको शॉर्ट में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, CH से जुड़े हैं 2 CH3, तो CH से जुड़े हुए हैं 2 CH3, तो CH3 का होल ट्वाइस CH से जुड़ा हुआ है CH2। ऐसे कितने हैं, ऐसे 2 हैं और ये जुड़े हुए हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ये होता है आपका डिबाल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक प्रकार का अपचायक है, विशिष्ट अपचायक है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टीफेन अभिक्रिया के अंदर ही काम में आता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया डिबाल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हमें पता है कि एल्किल साइनाइड है, अपचयन करेंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पे ध्यान देंगे, 2 हाइड्रोजन, ये लीजिए 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर। तो मैं इसको बना देता हूँ कुछ ऐसे, CH3CH डबल बॉन्ड NH। ये जो समूह बना है हम इसे कहते हैं एल्डेमीन। एल्डेमीन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर O जोड़ दूँ तो एल्डिहाइड बनेगा। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर हाइड्रोजन है। आप चाहें तो इसको अलग से ऐसे भी करके लिख सकते हैं। H दिखाई दे रहा है मुझे कार्बोनिल समूह के ऊपर, इसलिए मैं इसको एल्डेमीन बोलूँगा। अगर यहाँ पर H के स्थान पर CH3 आ जाता तो मैं इसको कीटीमीन बोलता, क्योंकि फिर कीटोन बनता, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं एल्डेमीन। उसके बाद हम इसका कराते हैं जलयोजन। जलयोजन के मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। एक तो शॉर्टकट में हम इसका जलयोजन करा देते हैं, जैसे कि मैंने H2O लिया तो सीधा सीधा ये देख सकते हैं आप NH और H2 तो निकल गया माइनस ऑफ NH3 निकला तो CH3CH, C पर H है, डबल बॉन्ड O। ये तो शॉर्टकट तरीका, ठीक है। इसके अलावा मैं ऐसा ना करके, इसको इस तरह से ना निकाल के एक एक स्टेप में जलयोजन कराकर बताऊं। यहाँ तो डायरेक्ट अपन ने जलयोजन कराया, ये एक स्टेप में जलयोजन, अम्लीय माध्यम में जलयोजन कराया। मुझे पता है नाइट्रोजन विद्युत ऋणी है, बंध का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचा, नाइट्रोजन माइनस हो गया है, कार्बन प्लस हो गया है, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन H को बुलाएगा, कार्बन OH को बुलाएगा। तो अगली स्थिति में, अगली स्टेप में हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH OH NH2, ये हो गया CH3CHOH NH2। वापस से जलयोजन कराएंगे, वापस से जलयोजन कराया तो क्या हुआ, नाइट्रोजन ने फिर से बंध का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो H को बुलाया, NH3 माइनस ऑफ NH3 निकल गया, NH3 निकला तो CH3CHOH और OH। एक ही कार्बन पर 2 OH है तो जलकाणु निकला, और जलकाणु निकला तो फिर से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया है, ठीक है।
अब ये शॉर्टकट तरीका है, जल योजन ये भी हो रहा है और जल योजन 2 स्टेप में ये भी हो रहा है। ये स्टीफन अभिक्रिया थी जिसके बारे में हम कल देख चुके थे। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड निर्माण की, केवल एल्डिहाइड निर्माण की विशिष्ट अभिक्रियाएं जो है वो क्या है, वो रोजनमुंड अपचयन है और स्टीफन अभिक्रिया है। स्टीफन अभिक्रिया भी एक प्रकार के अपचयन की ही अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम आते हैं केवल कीटोन निर्माण, केवल कीटोन निर्माण की अभिक्रिया। केवल कीटोन निर्माण के लिए फर्स्ट रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं वो है डाई एल्किल कैडमियम से। डाई एल्किल कैडमियम, कैडमियम जो है वो एक प्रकार की धातु है। डाई एल्किल यानी कि इसके दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। मैंने आर डैश कर दिया, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर देखें कि अगर धातु परमाणु से कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये ऋणात्मक होगा। जैसे ग्रीनियर अभिकर्मक होता है RMgX, RMgX में हम जानते हैं कि कार्बन नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, क्योंकि धातु परमाणु है, उसके तुलना में ये R नेगेटिव होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों R यानी कि दोनों एल्किल समूह भी नेगेटिव होंगे। डाई एल्किल कैडमियम से कीटोन बनाना है तो क्या करें, देखो डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया किससे कराई जाए। डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया कराई जाए RCOCl से यानी कि एसिल क्लोराइड से। R की जगह पर आप CH3 भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर RCOCl लें या एसिटिल क्लोराइड लें, आप इसके दोनों लेंगे। उसके बाद इसकी अभिक्रिया कराई मान लीजिए हमने डाई एल्किल कैडमियम से। इसमें एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एक बार मान लीजिए कि अपन ने समान एल्किल समूह ले लिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखें, हमें पता है क्लोरीन विद्युत ऋणी होता है, बंद का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, Cl- होगा। Cl- किसके पास जाएगा, प्लस के पास। प्लस कौन है यहाँ पे, धातु है। ऐसे कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो 2 अणुओं का 2 Cl कैडमियम के पास चला जाएगा क्या, और कैडमियम के पास 2 R हैं तो एक एक अणु पर एक एक R आ जाएगा। तो देखो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, CH3CO, एक अणु की बात कर रहे हैं, एक अणु का Cl निकला, कैडमियम का एक R आ गया। ठीक इसी तरह से दूसरे अणु का Cl निकला, कैडमियम का दूसरा R आ गया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, 2 अणु कीटोन के बन गए और क्या निकल गया, CdCl2, कैडमियम डाई क्लोराइड आपको प्राप्त हो गया है, क्योंकि एक अणु से एक Cl निकला, दूसरे अणु से दूसरा Cl निकला, दोनों Cl कैडमियम पर गए, कैडमियम के दोनों R जो हैं वो इस पर आ गए हैं। एक अणु पर एक R आ गया, दूसरे अणु पर दूसरा R आ गया। अगर मान लीजिए अलग अलग होते तो एक अणु पर R आ जाता, दूसरे अणु पर R डैश आ जाता, लेकिन इस अभिक्रिया से आपको कीटोन ही प्राप्त होता। कीटोन निर्माण की विशिष्ट अभिक्रिया है। जैसे एल्डिहाइड निर्माण की विशिष्ट अभिक्रियाओं में आपने देखा क्या, आपने देखा कि रोजनमुंड अपचयन है, आपने देखा कि यहाँ पर स्टीफन अभिक्रिया है। ठीक उसी तरह से कीटोन निर्माण के लिए यहाँ पर आपने डाई एल्किल कैडमियम लिया है। डाई एल्किल कैडमियम से आप कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस रिएक्शन को यहाँ पर आप बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक का उपयोग कर सकते हैं। बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक द्वारा, याद करें हमने पीछे एक अभिक्रिया पढ़ी है जिसका नाम था फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, उसमें बेंजीन या बेंजीन का कोई व्युत्पन्न, चाहे क्लोरोबेंजीन हो या फिर कोई सा भी एरोमेटिक यौगिक हो, अगर आप उसका एसिटिलीकरण कराएंगे तो एसिटिल समूह तो आपको पता है क्या होता है, CH3COCl होता है। बेंजीन लिया मैंने, मान लो ये लिया बेंजीन। अगर बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, ये देखो Cl निकलने के बाद जो बचा CH3CO+, ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह वलय पर जाकर जुड़ता है। ठीक है भाई, वलय से निकलेगा H+, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि CH3CO समूह वलय पर जाएगा, तो वहाँ से निकलेगा क्या, H+ निकलेगा। तो ये वलय पर किसी भी स्थिति पर आप जोड़ दीजिए COCH3 और निकल गया आपका HCl। तो देखें आप,
कार्बोनिल समूह के इधर भी कार्बन है, कार्बोनिल समूह के इधर भी कार्बन है, तो ये एक प्रकार का कीटोन ही तो हुआ। ठीक है, कीटोन निर्माण की अभिक्रिया देख रहे थे अपन, तो ऊपर डाइएल्किल कैडमियम द्वारा जो अभिक्रिया की है उसमें भी आपका कीटोन ही बना है, और यहाँ पर आपने जो अभिक्रिया की है बेंजीन का एसिटिलीकरण, जिसे आप बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, जो कि एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लुईस अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से हमने कराई है, तो आपको मिला है एसिटोफिनोन, 2 कार्बन है, एसिड, फेनिल है, ऑन है, एसिटोफिनोन आप इसको बोल सकते हैं, इसका नाम एसिटोफिनोन होगा। ये भी कीटोन निर्माण की ही अभिक्रिया है। तो 2 अभिक्रियाएं विशिष्ट थी जो एल्डिहाइड निर्माण के लिए थी, जिसमें आपने रोजनमुंड अपचयन और स्टीफेन अभिक्रिया का उपयोग किया। 2 अभिक्रियाएं विशिष्ट है जो कीटोन निर्माण की है, इनसे कीटोन ही बनेगा। डाइएल्किल कैडमियम की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, दोनों ही अभिक्रियाओं में एसिटिल क्लोराइड आ रहा है। वैसे देखा जाए तो हर अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड है, केवल स्टीफेन को छोड़कर। रोजनमुंड अभिक्रिया भी एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड द्वारा या बेंजोइल क्लोराइड द्वारा ही संपन्न हो रही थी। तो रोजनमुंड में एसिटिल क्लोराइड है, डाइएल्किल कैडमियम में एसिटिल क्लोराइड है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में भी एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों अभिक्रियाएं कीटोन निर्माण की विशिष्ट अभिक्रिया थी। इसके अलावा एक और अभिक्रिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, केवल उसका नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में गाटरमान अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। गाटरमान अभिक्रिया जानते हैं क्या? सैंडमायर और गाटरमान अभिक्रिया, चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन। बीडीसी द्वारा जब आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन निर्माण की अभिक्रिया कर रहे थे, तो बीडीसी से हेलो एरिन बनाने के लिए मैंने आपको बताई थी 2 अभिक्रियाएं, तो सैंडमायर और एक गाटरमान। अगर बीडीसी की अभिक्रिया आप HCl या HBr से कराते हैं और कॉपर चूर्ण का उपयोग करते हैं, तो वो अभिक्रिया थी आपकी सैंडमायर अभिक्रिया नहीं, वो अभिक्रिया थी आपकी गाटरमान अभिक्रिया। अगर कॉपर चूर्ण का उपयोग करते हैं तो वो गाटरमान थी, और अगर लवण का उपयोग करते हैं तो वो सैंडमायर अभिक्रिया थी। यहाँ पर अभिक्रिया का नाम कुछ कुछ वैसा है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ये अभिक्रिया गाटरमान कोख एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। कंफ्यूज मत होइएगा, वो सिर्फ गाटरमान थी, ये गाटरमान कोख या गाटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, बेंजीन लेना है। बेंजीन की अभिक्रिया हमें करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड से। बेंजीन की अभिक्रिया हमें करानी किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लुईस अम्ल भी हो सकता है और HCl अम्ल भी हो सकता है, दोनों ही अम्ल उत्प्रेरक का यहाँ पर काम कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, गाटरमान कोख या गाटरमान कोच भी कहलाती है। ये गाटरमान कोच या गाटरमान कोख, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आपको बेंजल्डिहाइड का संश्लेषण करना है। देखें होता क्या है, बेंजीन की अभिक्रिया करानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड से करानी है, और डायरेक्ट बेंजीन वलय पर आपको जोड़ देना है CHO समूह, बस हो गया निर्माण। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म अभी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता तो होती है 2 कार्बन की होती है, 4 दोनों की पूरी नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा हो रही है, इस पे हो गया प्लस, कार्बन की कम हो रही है, इस पे हो गया माइनस। कुछ इस तरह की संरचना होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। अभिक्रिया करने से पहले, यानी कि इसकी बेंजीन से अभिक्रिया जब होने वाली होती है, तो क्या होता है कि बेंजीन पर अभिक्रिया होने से पहले ऑक्सीजन बंद का इलेक्ट्रॉन खींचता है, ताकि इसकी संयोजकता पूरी हो जाए। इसकी संयोजकता पूरी हो गई, अब इस स्थिति में इस पे से माइनस चार्ज हट गया है, माइनस चार्ज हट गया, लेकिन मुझे पता है कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इसकी संयोजकता तो 4 होती है। तो फिर इस स्थिति में बेंजीन के किसी भी कार्बन पर आक्रमण करेगा। जैसे ही ये हटा तो कार्बन की संयोजकता 2 हो गई, देखो 2 ही रह गई, ऑक्सीजन की तो 2 ही है, कार्बन की भी 2 हो गई। कार्बन वलय पर जाएगा, वलय पर जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, होनी कितनी चाहिए? 4। वहाँ से निकलेगा कौन? H+,
उस H+ को कार्बन अपने पास रोक लेगा। यानी कि जब ये ऐसा हुआ, अभी तो ये माइनस था, अगली स्थिति में C डबल बॉन्ड O हो गया, ये C डबल बॉन्ड O, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये वलय पर गया तो कार्बन की संयोजकता हो गई 3, वलय से निकलने वाला समूह कौन, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को भी कार्बन ने ही रोक लिया है। ठीक है, तो वलय पर चला गया कौन, CHO समूह। तो ये थी अभिक्रिया आपकी कौन सी, गाटरमान कोख एल्डिहाइड संश्लेषण या गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एल्डिहाइड और कीटोन निर्माण की लगभग सारी अभिक्रियाएं देख चुके हैं, जिसमें 5 रिएक्शन जो थी वो कॉमन रिएक्शन थी आपकी, जिसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद 2 रिएक्शन जो देखी हमने, उन 2 रिएक्शन में हमने पाया कि सिर्फ एल्डिहाइड निर्माण की अभिक्रिया थी, कौन कौन सी, रोजनमुंड अपचयन और कौन सी, स्टीफेन अभिक्रिया। इसके अलावा हमने कीटोन निर्माण की अभिक्रिया देखी, जिसमें हमने डाई एल्किल कैडमियम द्वारा कीटोन का निर्माण कराया, साथ ही साथ हमने इसके अलावा कीटोन का निर्माण कराया फ्रिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण से, जो कि आप पहले भी करा चुके हैं, जिसमें बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक आप लेंगे और उसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से आप कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यानी कि लुईस अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, अब उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो हमने देखा गाटरमान कोख एल्डिहाइड संश्लेषण, जिसमें बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न की अभिक्रिया हमने कराई थी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड HCl। ठीक है, अब निर्माण की अभिक्रियाएं खत्म हुई, तो अब आते हैं हमारे भौतिक गुण। भौतिक गुणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो भौतिक अवस्था, इनका जो स्मेल होती है, इनका जो रंग होता है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, जितने भी एल्डिहाइड हैं, ये सब असहनीय दुर्गंध वाले होते हैं, यानी कि ऐसी गंध जो सहन ना करी जाए, सड़े हुए अंडे के समान या उससे भी खराब इनकी गंध हो सकती है। जितने भी एल्डिहाइड हैं वो असहनीय दुर्गंध वाले हैं, और जितने भी कीटोन हैं ये सब के सब सुगंधित होते हैं, ये सब सुगंधित द्रव हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो भौतिक अवस्था में आपका जो एल्डिहाइड होता है, भौतिक अवस्था के लिए यानी कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर, आपका एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी कि फॉर्म एल्डिहाइड, ये जो फॉर्म एल्डिहाइड है ये आपका गैस अवस्था में पाया जाता है। भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं तो एक कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है वो गैस है, बाकी सारे एल्डिहाइड और सारे कीटोन जो हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने इनकी गंध की बात करी, एल्डिहाइड जितने भी हैं वो असहनीय दुर्गंध वाले हैं, कीटोन जितने भी हैं वो सब सुगंधित हैं। भौतिक अवस्था की बात करें तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड कमरे के तापमान पर गैस होता है, बाकी जितने भी एल्डिहाइड और जितने भी कीटोन हैं वो सब के सब द्रव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, ये गैस है यानी कि इसको आपने जल में मिलाया है। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास 1000 मिलीलीटर जल है यानी कि 1 लीटर जल है, तो उसमें अपन ने करीब 400 ml गैस मिलाई है, कौन सी, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन है वो कहलाता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन नाम से इसको जानते हैं, और ये जो फॉर्मेलिन है ये जीव जंतुओं के अंदर पाया जाता है उनकी पाचन क्रिया को संतुष्ट या सुचारू रूप से चलाने के लिए। जैसे भी जो जितने भी दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उनमें पाचन तंत्र के रूप में पाया जाता है जुगाली, जिसे कहते हैं अपन। जैसे गाय वगैरह या जो बकरे वगैरह होते हैं ये जुगाली करते हैं, तो वो किस कारण से करते हैं, वो फॉर्मेलिन के कारण से करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो है वो फॉर्मेलिन कहलाता है, तो जीव जंतुओं के पाचन तंत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सबसे मेन चीज क्वथनांक, क्वथनांक की। एल्डिहाइड कीटोन या फिर कार्बोनिल यौगिकों के क्वथनांक की हम तुलना करेंगे यहाँ पर अल्कोहल से, एल्केन के साथ, कार्बोनिल यौगिक तो ये खुद है ही सही, कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी इसकी तुलना हम करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर
इसकी तुलना हम एल्केन से कर रहे हैं, तो एल्केन से इसका क्वथनांक अधिक होगा। क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के, समान संख्या में हम यहाँ पर तुलना करेंगे। हमें पता है कि कार्बोनिल यौगिक में ऑक्सीजन भी होता है। दूसरी चीज़, एल्केन जो होते हैं वो होते हैं अध्रुवीय। एल्केन जितने भी हैं आपके वो अध्रुवीय होते हैं, जबकि कार्बोनिल यौगिक कुछ ऐसे होंगे, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो इनमें आंशिक ऋणावेश ऑक्सीजन पर, आंशिक धनावेश कार्बन पर, तो ये होते हैं ध्रुवीय। आप कहेंगे कि एल्केन तो अध्रुवीय है जबकि कार्बोनिल यौगिक ध्रुवीय है, तो इन यौगिकों के अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग यौगिक बना दिए हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। अब हमने कहा कि इस पर आंशिक ऋणावेश है, कार्बन पर आंशिक धनावेश है, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, तो इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो होगा द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल यहाँ पर कार्य करेगा, ठीक है। तो द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण इनके क्वथनांक अधिक होंगे एल्केन की तुलना में। एल्केन की तुलना में इनके क्वथनांक अधिक पाए जाएंगे। तो अब इसकी तुलना अगर अल्कोहल से करें तो ROH, अल्कोहल से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। अल्कोहल के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध, जबकि इनमें पाया जाता है द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल एक प्रकार का वांडरवाल आकर्षण बल है जो कि दुर्बल बल है। इसका मतलब बात ये समझ में आई कि अल्कोहल ज़्यादा भारी है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, अल्कोहल के क्वथनांक अधिक होंगे किससे? कार्बोनिल यौगिकों से। संगत की बात कर रहे हैं अपन। ऐसा मत करना आप कि कार्बोनिल यौगिक तो आपने 5 कार्बन वाला ले लिया और अल्कोहल आपने 7 कार्बन वाला ले लिया, फिर उसके बाद आप तुलना कर रहे हैं। कार्बोनिल यौगिक आपने 4 कार्बन वाला लिया, अल्कोहल आपने 2 कार्बन वाला ही लिया, तो जिसका अणुभार ज़्यादा उसका क्वथनांक ज़्यादा। अगर तुलना करनी है तो हमेशा संगत की करेंगे। जैसे कि मैंने तुलना की CH3COCH3 3 कार्बन वाला कीटोन है और इसकी तुलना कर रहा हूँ मैं 3 कार्बन वाले अल्कोहल से CH3CH2CH2OH, तो फिर मैं कहूँगा कि इस स्थिति में अल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्कोहल में पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, इसमें पाया जाता है द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। सबसे अधिक क्वथनांक अगर देखा जाए तो वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। मैं आपको क्रम बता रहा हूँ क्वथनांक का। यहाँ पर सबसे अधिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर उसके बाद आता है अल्कोहल, उसके बाद आते हैं आपके कार्बोनिल यौगिक, और कार्बोनिल यौगिक में भी पहले कीटोन, उसके बाद एल्डिहाइड। तो सबसे अधिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का, फिर उसके बाद अल्कोहल का, फिर उसके बाद कीटोन का, उसके बाद एल्डिहाइड का, उसके बाद आते हैं आपके एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन जिसे आप कहते हैं, उसके बाद है एल्केन और ईथर वगैरह जो भी है, ठीक है। एल्डिहाइड और उसके बाद ईथर नहीं आएंगे, पहले एल्किल हैलाइड आएगा, क्योंकि फिर से वही बात कि ईथर तो अध्रुवीय है और ये यौगिक जो है वो आपके ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे अधिक क्यों होता है? तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ CH3COOH एसिटिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है। यानी कि ये जो एसिटिक एसिड है ये भी कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होता है, और जब आप इसको किसी द्रव में मिलाते हैं तो ये द्विअणु आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये एकल अणु के रूप में नहीं रहता है, ये द्विलक बनाकर रहता है। द्विलक मतलब 2 इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती है। इसकी देखो कैसे, CH3COOH ऐसे खोल के लिख दिया मैंने एक अणु को, CH3COOH। दूसरे अणु को भी ऐसे लिख देता हूं मैं, CH3COOH। देखिए CH3COOH, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से,
ठीक इसी तरह से इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन, देखो दोनों तरफ क्या किया है मैंने, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को OH के हाइड्रोजन से जोड़ा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को OH के हाइड्रोजन से जोड़ा, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। दो अणुओं के बीच में बन रहा है तो अंतरा अणुक है, एक ही अणु के बीच में बनता तो अंत अणुक होता, लेकिन यहाँ पर दो अणु काम में लिए गए हैं, दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है, तो ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। और इसे ही कहते हैं अपन द्विलक, दो इकाइयां इसमें आपस में जुड़ी हुई है, इस कारण से इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन बंध भी बन रहा है, द्विलक भी बन रहा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक सबसे अधिक, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर एल्किल हैलाइड। तो ये था इसके क्वथनांक का क्रम। ठीक है, बाकी अब कल पढ़ते हैं अपन।